बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर डिजिटल की खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ शहजाद राठौर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब आमर महबूब साहब और सरदार अज़हर आज़ाद साहब। नाज़रीन, आज आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरले में हवेली ज़िला और बाघ ज़िला के 4 हलकों में इंतखाबात हुए हैं और नताइज हमारे पास मौसूल हो रहे हैं। क्या नताइज हैं, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पुंछ और पलंदरी में 7 हलकों में इलेक्शन नहीं हो सके, इसका ज़िम्मेदार कौन है और ये इलेक्शन न होने से किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मखसूस नशिस्तों के लिए भी आज़ाद कश्मीर की सियासत में जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। किस जमात को कितनी नशिस्तें मिलेंगी और कौन कौन से मुतवक्को उम्मीदवार सामने आ सकते हैं, इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे। जो आज नताइज आ रहे हैं हमारे पास, ज़िला बाग के 3 हलके और ज़िला हवेली का 1 हलका, जहाँ पे 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और 1 मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मद्दे मुकाबल हैं और मुकाबले की दौड़ में क्या सूरत हाल है। जनाब आमर महबूब साहब, क्या सूरत हाल, आप क्या समझते हैं कि जो नताइज आ रहे हैं? सबसे पहले हम शुरू करते हैं ज़िला हवेली से। देखिए, एक तो ये बात है कि बड़े ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं जी, जो ख्याल किया जा रहा है। और अगर ये कहा जाए कि आज ये जो 10 अगस्त है, ये वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो है वो बज़ाहिर लग रहा है इस वक्त तक कि ये बड़ा ही भारी दिन है। इस वक्त तक जो नताइज सामने आए हैं अभी तक, इन 4 हलकों में 3 हलकों के ऊपर जो है मौजूदा और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इंतखाब में हिस्सा ले रहे थे और उन तीनों में ये सूरत हाल है कि अभी तक की इतलात के मुताबिक तीनों वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पीछे हैं। तो अच्छा, सबसे पहले हम जो है ना वो LA-14 गरबी बाग के नताइज। देखिए, एक तो ये बात है कि सरदार अतीक अहमद खान साहब के हवाले से जब रिजल्ट आए तो ये कहा जा रहा है कि जो उनकी डोमिनेटिंग यूनियन काउंसिल थी, एक तो ये बात है दोनों का एक ही कबीले से तल्लक है, दोनों अब्बासी हैं। सरदार साजिद अब्बासी साहब जो है वो अवामी दस्त बाजू पार्टी के सरबराह थे और सरदार अतीक अहमद खान जो है वो आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं। तो इनके दरमियान मुकाबला था, लेकिन ये मुकाबला पहले दिन से ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे अपसेट हो सकता है। एक तो ये बात है सरदार अतीक अहमद खान ने एक जो है वो बड़ा ही सख्त किस्म का मौक़िफ़ लिया हुआ था इन सारे अवामी कमेटी के हवाले से। तो एक तो वो रद्द अमल का भी उन्हें सामना हो सकता है। दूसरी ये बात है कि साजिद अब्बासी साहब ने एक बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दी थी उस हल्के में, जिस तरह पिछली बार सरदार तनवीर इलियास साहब ने बस्ती बाग के हल्के में इन्वेस्टमेंट कर दी थी, तो इस बार जो है इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी खासी बड़ी थी। तीसरी ये बात है कि वोट जो है वो हमेशा से जो है वो सरदार अतीक और एंटी सरदार अतीक साहब के हवाले से सियासत होती थी कि लोग जो है मुखालफिन जब 2-3-4 लोग आते थे तो उनके वोट जो बढ़ जाते। तो इस बार जो है वो साजिद अब्बासी साहब जो है वो उम्मीदवार तो और भी काफ़ी सारे थे, वो भी थे, क्या कहते हैं, खड़े हो गए। फैसल आज़ाद साहब भी खड़े हुए, उधर फ़हीम फ़ारूक साहब भी खड़े हो गए थे, बाद में वो दस्तबरदार हो गए। इस तरह बशर जाज साहब भी खड़े हो गए। उनको पूरी ये ख्याल थी कि सरदार अतीक अहमद खान साहब, लेकिन जो अभी तक जो रिज़ल्ट का जो है वो आ रहा है उसमें जो है वो साजिद अब्बासी साहब को जो है वो बड़ी वाज़ेह बढ़तरी है। और मैं बड़ा हैरान हुआ उन रिज़ल्ट को देख के कि ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशन और ऐसी ऐसी यूनियन कौंसिल जहाँ पे सरदार अतीक अहमद खान साहब जो है पूरी अपनी सियासी ताकत के साथ डोमिनेट करते थे, वहाँ पे या तो वो जो है वो उनके ऊपर जो है वो, अब ये एग्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं पता कि अपने जाती यूनियन कौंसिल, लेकिन ये जो कहा जा रहा है उसमें अभी तक जो है वो सरदार अतीक अहमद खान साहब पीछे हैं। लेकिन क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा जो है वो रिजल्ट नहीं आ सके, 50% से भी कम नताइज जो है वो सामने आए हैं, तो उस हवाले से अभी कोई बहुत हतमी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज और कुछ सोशल मीडिया वहाँ पे इंटरनेट की सहूलत भी बंद है, उस तरह के ऊपर वो है, तो उस तरह रिजल्ट्स के लिए मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन बज़ाहिर जो है वो सरदार अतीक अहमद खान साहब अच्छा आमर साहब ये हैं। और अगर सरदार अतीक अहमद खान साहब इलेक्शन हारते हैं तो ये इसका सबसे बड़ा अपसेट होगा जी। इस हल्के में राजपूत बरादरी का भी एक बड़ा वोट बैंक है और यहाँ से 2 उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून जो दोनों बड़ी पार्लिमानी जमातें, दोनों के उम्मीदवार राजपूत बरादरी से तल्लक रखते हैं और तीसरे आज़ाद उम्मीदवार राजा फ़हीम फ़ारूक भी थे, वो भी दस्तबरदार हो गए थे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा फैसल आज़ाद के हक में। ये तीनों उम्मीदवार कहीं रिजल्ट में नजर नहीं आ रही, बहुत पीछे। क्या राजपूत बरादरी ने वोट साजिद इकबाल को दिया? तो ये बात है कि जब 2 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होता है तो ट्रेंड बनता है टीवी चैनल्स के जरिए और लोगों की दिलचस्पी होती है कि मुकाबला किसका है, तो तीसरे वाले का जो है वो सूरत हाल उस तरह की नहीं रहती।
जो आपने कोटला में देखा था वहाँ पे तो तीनों जो है वो बराबर उम्मीदवार थे, या जो आपको फारूक कोटा में रिजल्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे भी 3 उम्मीदवार हैं। अभी आप ये देखें ना कि आपको वस्ती बाग में भी 3 के बजाय 4-4 उम्मीदवारों के रिजल्ट्स जो है मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो उनके अगर वोट कम हुए हैं तो इसकी वजह से जो है वो अभी फ़र्क पड़ा है। लेकिन सरदार अतीक अहमद खान साहब जो है वो अभी तक पीछे हैं। और जिस तरह आप सोच रहे हैं कि फ़हीम फारूक साहब किधर गए, तो वो सूरत हाल होगी ना, अगर ये बिल्ली है तो अगर फ़हीम फारूक साहब का 45 वोट, वो अगर 45 वोट फैसलादार साहब को नहीं मिले। कह रहा हूँ कि जब आप खुद इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर आपका और जो होता है, आप किसी को दिलवा जो है वो मेरा ख्याल है कि 15 से 20% ही वोट दिलवा सकते हैं। अभी देखना पड़ेगा कि उधर उन्होंने क्या किया। अच्छा, हम ये अजहर आज़ाद साहब से मैं बात करूँ इस के, आपकी क्या इतलात है, जो नए रिजल्ट आ रहे हैं, क्या पोजीशन बरकरार है, जो लीड है उनकी वाज़ेह मार्जिन था एक, या कम हो रहा है क्या? देखें जो शुरू की इतलात आ रही थी उसमें जो साजिद अब्बासी साहब की लीड बहुत ज़्यादा बताई, अभी शायद थोड़ी कम हुई है, लेकिन ये एक बड़ा साजिद अब्बासी साहब ने एक ट्रेंड सेट किया है। मुझे लगता है कि जी उनकी जो दस्ते बाजू पार्टी थी, जिस तरह से साजिद अब्बासी साहब लड़े, और साजिद अब्बासी साहब ने थ्रू आउट दी ईयर्स, मतलब ये पिछले 5 साल में उन्होंने हर यूनियन काउंसिल को अपने पास से बड़े फंड दिए। जिस तरह आमिर भाई ने बताया, उन्होंने बड़े इन्वेस्टमेंट की और लोगों के साथ रब्ता रखा। इवन के अवामी एक्शन कमेटी के मामले में भी उन्होंने कोई मुतनाज़ा बयान नहीं दिया, उन्होंने अपना वोट बैंक नहीं ख़राब किया, और उन्होंने बिल्कुल हमेशा वो कहते हैं ना जी कि अवाम की पल्स पे रखा हाथ। और अतीक साहब चूँकि अपने एक तो वो मुतनाज़ा भी बड़े हो गए थे, अगर ये अपसेट होता है तो मैं समझता हूँ कि जी ये सबसे बड़ा अपसेट होगा। ये ऐसा ही होगा जैसे मियाँ साहब अपनी लाहौर की सीट हार जाएं या जरदारी साहब अपनी लाड़काना की सीट हार जाएं, ये बहुत बड़ा अपसेट होगा। और ये अभी के जो हालात लग रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि जी ये जीत जाएंगे। और आज का वाकई जैसे आमिर साहब ने बताया, आज का दिन वज़ीर आज़मों का दिन है। 3 वज़ीर आज़म इलेक्शन लड़ रहे हैं, और चौथे इनकमिंग वज़ीर आज़म जिनका है कि जी वो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हो सकते हैं, जिनके बारे में बार बार प्रोडिक्शन की जा रही थी, वो मुश्ताक मिनाज साहब, उनका दिन है। सो देखते हैं कि क्या। लेकिन दीरकोट का हल्का सबसे बड़ा, आप क्या इस वक्त समझते हैं, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त दीरकोट के हल्के पे हैं कि क्या ये अपसेट होगा या नहीं होगा। अभी के हालात यही लग रहे हैं कि साजिद अब्बासी साहब ये अपसेट करेंगे। अच्छा जी, ये अभी एक जो मैंने देखा ट्वीट किया है सरदार अब्दुल राज़िक साहब, जो आपको पता है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बड़े ही जानदार सरदार अतीक साहब के करीबी साथी हैं। सरदार अतीक साहब के तो हम भी सारे करीबी साथी हैं, लेकिन जो उन्होंने किया है तो उन्होंने इससे ये बाज़ाहिर लगता है कि शायद सरदार अतीक अहमद खान साहब इलेक्शन हार गए। उन्होंने कहा जी कि पैसा जीत गया और नज़रिया हार गया, तो इसका मतलब ये है कि उनकी जानिब से इस तरह का जो ट्वीट है वो मैं समझता हूँ कि गया है का मतलब है कि इसका मतलब ये है कि सरदार अतीक अहमद खान साहब, या ज़रा रिजल्ट आपको पता है ना, ये कंपाइल होते हैं, देर ज़रूर लगती है, लेकिन जो पोलिंग स्टेशन के जो अपने लोग होते हैं, अपने जो उधर पोलिंग एजेंट होता है, वो तो उसी वक्त दे देते हैं ना। ये एक चीज़ और आमिर भाई इधर मैं ऐड करता चलूँ, साजिद अब्बासी साहब बड़ा अच्छा प्रोग्राम लेके हल्के में आए। उन्होंने, बल्कि मैं एक देख रहा था कि जी उन्होंने कहा कि मैं अगर हार भी गया तो इधर के जो बच्चे हैं, उन नौजवान हैं, उनको मैं लेके जाऊंगा तुर्की में, उनको बैरून मुल्क कोर्सेज करवाऊंगा, AI सिखाऊंगा। उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम दिया। उनकी गुफ्तगू, उनकी जो पॉपुलर नारा था, उन्होंने जो कहा जी कि आपको टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाऊंगा। साहब भी यही प्रोग्राम लेके आए थे, लेकिन उनका प्रोग्राम नहीं चल सका। पहले नीलम में खिलाफ हुआ, फिर यहाँ पे तनवीर साहब ने, देखे ना, तनवीर साहब ने वस्ती बाग में जरूर एंट्री डाली थी, लेकिन उसके बाद उनका कनेक्शन उस तरह से अवाम के दरमियान नहीं था। साजिद अब्बासी साहब आते जाते रहे, हल्के में विजिट करते रहे, लोगों के साथ उनका एक राब्ता रहा, और लोगों के साथ उन्होंने पहले अमलन काम किया, इलेक्शन के टाइम पे नहीं। साजिद अब्बासी साहब थ्रू आउट दी ईयर्स ये सारा काम करते रहे, और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, मतलब अब उनको अल्लाह ने दौलत भी दी हुई है, लेकिन वो उसको खर्च करना भी जानते हैं, और बड़ा उन्होंने फलाई कामों में, बल्कि मुझे कोई बता रहा था कि उनके हर यूनियन काउंसिल में 6-6, 8-8 करोड़ रुपए के, तो 10-10 करोड़ रुपए के उन्होंने अपनी जेब से फंड दिए हैं कि जी आप ये तरक्याती काम करवाएं। अच्छा अमर साहब, आप आते हैं हम शर्की बाग की तरफ। शर्की बाग के चूँकि इब्तदाई नताइज अभी इस कदर तादाद में नताइज मसूल नहीं हुए, लेकिन आपकी इतलात क्या हैं? देखिए, अभी तक जो इतलात हैं शर्की बाग में जो बताया जा रहा है मुझे, वहाँ पे सरदार कमरुज़्ज़मान साहब की पोजीशन जो है वो बेहतर बताई जा रही है। लेकिन एक जो सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये जो सरदार मीर अकबर साहब के जो पास रिजल्ट्स हैं वो उनके में वो आगे हैं, और जो क्या कहते हैं पीपल्स पार्टी वालों के पास है तो वो उसमें वो आगे हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें
अभी तक, लेकिन बज़ाहिर जो गैर जानदार लोग बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो जो मैंने कुछ रिजल्ट्स देखे हैं तो उसमें बहुत ही मामूली बरतरी के साथ जो है वो है। और ये कहा जा रहा है कि अगर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी नशिस्त के ऊपर बेहतर पोजीशन है तो वो शर्की बाग में है, जहाँ पे सरदार कमरुज़्ज़मान साहब का और सरदार मीर अकबर खान साहब का मुकाबला। अच्छा अजहर साहब, आपके पास क्या इत्तलात है इस सवाल? असल में जो मीर अकबर साहब है ना जी, वो नून लीग में आए जरूर हैं, लेकिन मीर अकबर साहब का ये हुआ कि जी उनको नून लीग के जो वोटर हैं उस तरह से उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। नून लीग जमातों का तो वोट ही नहीं है ना। एजाज खटाना साहब पिछले बार उम्मीदवार थे, इस बार वो आईपीपी में चले गए, नून लीग का वोटर। देखे ना शहजाद साहब, इस वक्त पूरे नून लीग ने दो तीन जो मरहले हैं उसमें क्लीन स्वीप किया हुआ है, अक्सरियत उन्होंने ले लिया। हर बंदे को पता है, आज हर वोटर जो डालने गया था उसको पता है कि अगली गवर्नमेंट नून लीग की बननी है, लेकिन उसके बावजूद मीर अकबर साहब का और जो ये हल्का है ना, इसका एक जो उनके दरमियान तनाज़ा है ना लोगों के दरमियान, वो ये है कि मीर अकबर साहब ने कोई पार्टी नहीं छोड़ी। पिछली बार उन्होंने कहा मैं तहरीक इंसाफ में हूँ, ये मेरी आखिरी पार्टी है, उससे पहले नून लीग में थे, इस बार छलांग लगा के वो इधर आए। उनके बहुत करीबी साथी है शायद आफ्ताब चुगताई साहब, वो इनको छोड़ के चले गए, पीपल्स पार्टी में चले गए। सो ये इस, और दूसरा कमरुज़्ज़मान साहब का ये भी है कि कमरुज़्ज़मान साहब का ये आखिरी इलेक्शन है, उम्र भी ज्यादा है उनकी, और उनका एक लोगों के साथ तल्लुक भी रहा है। कमरुज़्ज़मान साहब का ये आप कह सकते हैं बाग है ही कमरुज़्ज़मान, शेरे बाग। और फिर वैसे भी मुगल्स के आजाद कश्मीर में जो लीडर हैं वो कमरुज़्ज़मान साहब। पिछले इलेक्शन 2 आ रहे हैं जी बिल्कुल, इलेक्शन आना सब अलग बात है, लेकिन इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन ये है कि सरदार कमरुज़्ज़मान जो है वो बड़े कद काट के जो है वो सियासी रहनुमा है, दिलेर समझे जाते हैं। इसके साथ साथ जो उनकी सूरत हाल है वहाँ पे, एक देखे ना, मीर अकबर साहब का वस्ती बाग में कुछ नहीं है, उनका जो है वो शर्की और वस्ती बाग दोनों में जो है वो बड़ा ही असरदार है। इसके अलावा बाकी वो बासपुर से लेके वो देखें और सारे आज़ाद कश्मीर में जहाँ पे जो मुगल बसते हैं वो ये समझते हैं कि सरदार कमरुज़्ज़मान साहब हमारे कबीले के सरबराह हैं। दूसरा कमर साहब को ये भी एडवांटेज है शहजाद साहब की, कमर साहब पीपल्स पार्टी में आए थे और वहीं पे हैं। कमर साहब ने कहीं आगे पीछे उन्होंने उड़ान नहीं भरी, नहीं वो लिबरेशन लीग में भी रहे पहले, जब से वो पीपल्स पार्टी में आए इंतखाबी सियासत उसके बाद पार्टी नहीं छोड़ी। और उनके जो बेटे साहबजादे दोनों पिछली बार उनको बड़ी है ना, इस बार तो पिछली बार ये हुआ था कि एक मौके पे सरदार कमरुज़्ज़मान साहब जो है वो पीटीआई के साथ डील में चले गए थे। वो ज़िया ने जब जो है ज़िया साहब ने रोका उन्हें, और किसी सूरत भी जो है ना ज़िया साहब ने इनकार कर दिया, तो उसकी वजह से उन्हें बेबसी के आलम में जो है वो फिर उसमें नहीं गए। तो आज़ाद कश्मीर आपको पता ही है कि नजरिए के बजाय जो है वो बरादरीज़म और भी पाकिस्तान के साथ जिसकी हुकूमत बन रही होती है उसे वह जो होता है ये है। जब भी जो है आज मीर अकबर खान साहब को भी असर है और बाकी भी सारे लोगों को असर। आमिर साहब से भी हम कहेंगे कि ये तो हो गया, दोनों हल्कों का जिक्र हुआ, तनवीर साहब के रिजल्ट नहीं आ रहे। बस कहीं से भी तनवीर साहब को सबको किसी भी पोलिंग स्टेशन, एक तो ये बात है कि हमने कल भी ये बताया था कि तनवीर साहब जो है एक तो वो उन्होंने लेट एंट्री डाली है, तीसरा ये बातें पहले ही नज़र आ रही थी क्योंकि उनकी जमात जो है वो भी पिट गई थी और देर से जाने की वजह से। और इस वक्त वही मैंने जो पहले उसमें वजाहत की थी कि जो मौजूदा और साबिक़ वज़ीर आज़म है इस वक्त वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, तो उनके साथ ये हो रहा है कि वो फिर जब मुकाबला जो है 2 बड़े लोगों के दरमियान शुरू हो गया है, तो इस वक्त अगर हम वस्ती बाग की तरफ अगर हम आ जाते हैं, तो अगर वस्ती बाग की तरफ आते हैं तो इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है जो ट्रेंड आ रहा है उसमें ब्रिगेड मोहम्मद खान साहब जो हैं वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, उनका और ज़िया कमर साहब का आ रहा है। अब मैं ये देख रहा था कि जब हमने चेक किया आपके प्रोग्राम में शिरकत करने से पहले, जब हमने ब्रिगेडियर खान का जो है वो कैंप चेक किया तो वो कह रहे हैं हमें जो है वो 5000 वोटों से लीड है। जब ज़िया कमर साहब का चेक किया तो उन्होंने बताया जी कि ज़िया कमर साहब उनके पास अपने अब जो मुस्लिम नून वालों ने मुझे रिजल्ट दिया, उन्होंने बनी पंसारी और बनी मालदारा या मालदरा को जो उनके वो रैगफील साहब को भी उन्होंने दिया, तो उसमें जो है वो 5400 के करीब मुश्ताक मनाज साहब के वोट हो गए, तो इनके 15 और खाली तो इसका वो ये देखें ना, ये एक ट्रेंड है ना उधर से वो नहीं। अब अगर ये देखें तो इधर जो था ना 213 पोलिंग स्टेशन थे वस्ती बाग में, और इसमें 4 हैवी वेट थे, एक तो सरदार तनवीर लियाज़ साहब की वजह से और जो साबिक़ वज़ीर आज़म है, फिर ये है कि राजा मुश्ताक मनाज साहब जो है वो उम्मीदवार थे, और ये कहा जा रहा था कि अगर वो रिजल्ट देते हैं तो शायद उनकी बेहतर पोजीशन होगी। और 2-3-4 दिन से उनके लिए ट्रेंड बनाया जा रहा था कि
अगर वो जीतेंगे तो वज़ीर आज़म होंगे, तो उसकी वजह से उन्हें बज़ाहिर ये फ़ायदा भी होता है लोगों का, लेकिन नुकसान भी होता है। जो लोग वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होते हैं, जो कद काठ वाले होते हैं, जो आपको याद है पिछली बार मुश्ताक मनाज साहब वज़ीर आज़म बन के इलेक्शन लड़े थे और आखिर पे उन्हें वज़ारत इत्तलात मिली। अब वज़ारत कश्मीर में वज़ारत इत्तलात सबसे थकी हुई वज़ारतों में से है, कोई अच्छी वज़ारत नहीं है, उसके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है। हाँ ये है कि शख्सियत निखरने की वजह से, अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाना हो तो फिर सबसे अच्छी वज़ारत है, लेकिन मुश्ताक मनाज को उस वज़ारत की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो उन्हें जो है वो एक ऐसी अजीबोगरीब वज़ारत दे दी गई थी। इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, आज आपने देखा है कि जी मैं सारे उसमें रिजल्ट देखे हैं, लोगों ने बड़ी तादाद में वोट डाले हैं। जो अवामी एक्शन कमेटी का जो वो था वो कहीं भी नहीं था, वो बिल्कुल मुस्तरद हो गया। लेकिन इस हल्का वस्ती बाग में जो मुश्ताक मनाज साहब को नुकसान पहुंचा, जो सुदर्न बेल्ट के जो 8 पोलिंग स्टेशन थे, उसमें से 6 पोलिंग स्टेशन के ऊपर अमला बैठा रहा, कोई एक बंदा भी वोट डालने नहीं गया। और ये जो सुदर्न बेल्ट के जो वोट थे उसमें जनाब वाला, वो मैंने बल्कि उसे पोस्ट भी किया था, सोशल मीडिया पे भी लगाया था, 2 पे सिर्फ 2 लोगों ने वोट कास्ट किया। 8 पोलिंग स्टेशन के ऊपर टोटल 4 वोट पड़े। एक तो ये, और वो मुश्ताक मनाज साहब का डोमिनेटिंग एरिया था। इस तरह जो है जो कफलगढ़ है, जिसकी जो है वो बहुत ज़्यादा लीड होती है, आपको पता है कि कर्नल रिटायर्ड नसीम साहब जो है वो उनका था, इम्तियाज़ नसीम साहिबा का था, और बहुत सारे जो हैं ये था, तो वहाँ पे एक बड़ी तादाद में वोट कास्ट होते थे। तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि उधर जो है वो कफलगढ़ में जो है वो ब्रिगेडियर मोहम्मद खान साहब को जो है वो 1462 वोट मिले, उनकी जो यूनियन कौंसिल थी। इसी तरह जो है वो ज़ियाउल कमर साहब को 800 वोट मिले और मुश्ताक मनाज साहब को 787 वोट मिले। इनके साथ भी जो कोटली में फातेह महमूद कियानी के साथ और मुजफ्फराबाद में बैरिस्टर गिलानी के साथ, फातेह के साथ तो ये हुआ ना कि फातेह ने शहर की 14 में से 11 वार्डें जीत ली, लेकिन वोट नहीं पड़े उन्हें। अब उन्हें जो है वो उसमें वोट जो है लोगों ने नहीं पड़े। अगर फातेह जो है वही जो है वो 11 जो है वार्डों के ऊपर, अगर जो लीड उसकी जो 2100 या 2500 की थी, अगर वो लोग खुल के वोट डालते तो वो 8000 की होती, तो वो फिर उसके लिए होता। तो मतलब ये जो और ये आप कह रहे हैं कि ये मुश्ताक मनाज साहब को ये जो है ब्रिगेडियर खान को भी यहाँ पे अपसेट हुआ है कि कफलगढ़ जो है वो नॉर्मल डोमिनेटिंग यूनियन काउंसिल थी, अब उधर से वो सिर्फ 1462 वोट ले चुके हैं, और उधर जो है 700 और 800 1500 वोट उनके मुखालफत में भी पड़ गया, और जो उनका वोटर था वो नहीं निकला। इस तरह जगलड़ी जो है वहाँ पे राय यासीन साहब है, अभी जगलड़ी के नताइज नहीं आए, मैं देख रहा था। अगर जगलड़ी के नताइज आते हैं तो कफलगढ़ और जगलड़ी जो है वो दोनों ज़रा तो ये किया जा सकता था। अब जो अमीर जमात जो साबिक हैं अब्दुल रशीद तराबी साहब, उनकी जो इलाका है उसमें से क्या रिजल्ट आता है, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि ज़ियाउल कमर साहब जो है वो इस हल्के में थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में चले जाएंगे, क्योंकि जो मुगल का जिसे हम बल्दियाल बेल्ट कहते हैं उसके रिजल्ट जो है वो बहुत कम आए हैं। या ये बात है हमारे राजा कफील साहब हैं और उनके ज़रिए हमें जो है वो राजपूतों के वोट जो है वो ज़्यादा उनके रिजल्ट जो है वो फौरी मिल गए, तो वो नहीं हुआ। तो बज़ाहिर ये ऐसे लग रहा है कि मुझे लगता है कि इस पे जो असल मुकाबला है वो ज़ियाउल कमर साहब का और ब्रिगेडियर साहब का, लेकिन मुश्ताक साहब भी यहाँ पे अभी तक पीछे हैं। तो ये अगर आप वो देखें तो इस हिसाब से जो है वो खासी जो है वो अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इस हल्के में टर्न आउट भी कम हुआ है, और जो है वो सारे हैवी वेट थे, और सबसे बड़ा जो है वो पॉलिटिकली जो नुकसान हुआ है वो सरदार तनवीर इलियास साहब को हुआ है। इन्होंने पिछली बार भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीता था, और इस हल्के के इस टिकट की वजह से उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी छोड़ी, और पाकिस्तान पीपल पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर दिया और अपनी सियासत का भी बेड़ा गर्क। अच्छा अजहर साहब, आप क्या कहते हैं ये जो नताइज वस्ती बाग के इनके ऊपर? देखिए जी, ये यहाँ पे एक इताद बनाया, नारमा इताद, वो जो बनाया था राजा यासीन साहब ने, और अब्दुल रशीद तराबी राजपूत इताद आप कह सकते हैं, नारमा और राजपूत का इताद, बहुत एक डोमिनेटिंग किस्म का इनका वहाँ पे वोट बैंक है। लेकिन जो जिस तरह से रिजल्ट्स आए उस तरह से राजपूत उस तरह से वोट कास्ट नहीं कर पाए, या जो जितनी तादाद में इनके वोट्स थे वो जैसे कफलगढ़ में उस तरह से नहीं कर पाए। और फिर यहाँ पे एक और भी जो आप कह सकते हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद खान साहब का जो बहुत ज़्यादा उनको राजपूत बेल्ट की वजह से बहुत जो एक इताद बना, उसकी वजह से जो मलदयाल हैं वो गठे हुए हैं, वो भी एक बरादरी इकट्ठी हो जाए तो फिर दूसरी रिएक्शन में इकट्ठी हो जाती है। वो ज़िया साहब को भी उसका एज गया है। लेकिन तनवीर साहब की एंट्री ने इस तासर को थोड़ा सा ज़ाहिर किया था। नहीं, तनवीर साहब चूंकि गए बहुत लेट है, तनवीर साहब गए बिल्कुल आखिर में। तनवीर साहब को जो तनवीर साहब डिपेंड कर रहे थे अपने वहाँ पे उनके जो चेयरमैन हैं उन पे डिपेंड कर रहे थे, जो उनके जिला कौंसिल के मेम्बरान थे उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे, इस वजह से तनवीर साहब का हुआ। और एक बड़ा जो नुकसान आप कह सकते हैं किसी उम्मीदवार को हो जाता है वो ये हो जाता है
जैसे अफजल भट्ट साहब का मैं पुराना एक क्लिप देख रहा था, उन्होंने उस दिन कहा जी कि मुश्ताक मिनाज साहब तो नमश्ता दीवार है कि जी वो प्राइम मिनिस्टर होंगे अगर वो सिर्फ इलेक्शन जीत जाते हैं। बहुत सारे तजियानगार ये कह रहे थे जी कि मुश्ताक साहब तो पक्के प्राइम मिनिस्टर हैं अगर वो सिर्फ सीट निकाल जाते हैं। तो उससे तो फ़ायदा ये होता है जी कि लोगों में एक मैसेज आता है कि ये हम वोट प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारी कुव्वतें ऐसी भी होती हैं जो चाह रही होती हैं कि जी हम अगर ये ना जीतें, जिनने अपना नंबर लगाया होता है वो फिर बैक एंड पे कोई थोड़ी सी गेम कर जाते हैं। मुझे लगता है मुश्ताक साहब अगर आज हारते हैं तो उस गेम का भी शिकार हो सकते हैं। अच्छा अमर साहब, अब हम जिला हवेली की तरफ आते हैं। बड़ा सख्त मुकाबला देखा जा रहा है, 3 उम्मीदवार से वही तवक्को की जा रही थी जो कोटला मुजफ्फराबाद के हल्के में मुकाबला तीनों बराबर बराबर जाएंगे। क्या समझते हैं वैसा मुकाबला जा रहा है या किसी एक को बरतरी वाज़ेह हासिल है? देखिए, एक तो ये बात है कि ये ख्याल किया जा रहा, कल से आपको इस हल्का ये बहुत सेंसिटिविटी थी इस हल्के में और बहुत ज़्यादा हाइप थी और ज़ाहिर वज़ीर आज़म का हल्का था और उससे पहले जिस तरह मोहसिन अजीज़ ने एक जलसा किया और उसमें उन्होंने हमें पाकिस्तान हमारा इस नाजुक मौके के ऊपर जो उन्होंने नारा दिया तो उसकी वजह से वो बहुत वायरल, करोड़ों में वायरल हुआ। तो उसमें पहले यही ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद वहाँ पे पोजीशन जो है वो फैसल मुमताज़ राठौर साहब के वाले से। फैसल मुमताज़ राठौर साहब को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि उनके जो सबसे बड़े सियासी हलीफ थे ख्वाजा तारिक सईद साहब, वो इस बार उनके सियासी हरीफ के तौर पे सामने आए और उन्हें बड़ी मैनेज करने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं मैनेज हुए और उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये वादा था इलेक्शन लड़ने का। तो उस हिसाब से तो अभी जो इसका मुझे जो लेटेस्ट इसका 115 पोलिंग स्टेशन का गैर अदमी और गैर सरकारी नतीजा जो है वो मिला है। तो अभी ये क्या कहते हैं 115 पोलिंग स्टेशन के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहसिन अजीज़ साहब 24,300 वोट हैं इनके पास और इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं फैसल मुमताज़ राठौर साहब, इनके पास 15,524 वोट हैं। तारिक सईद साहब जो हैं उनके पास 5,700 वोट हैं और आमिर नज़ीर साहब जो IPP के उम्मीदवार हैं उनका 3,100 वोट बताए जा रहे हैं। शहजाद राठौर साहब, इस रिज़ल्ट को हम हतमी और इस वजह से नहीं कह सकते कि ये जो रिज़ल्ट 115 पोलिंग स्टेशन का दिया गया है, ये जिस ज़रिए ने मुझे दिया है उसने कहा मेरे पास इसके सारे फॉर्म 24 जो है वो मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे अभी पोलिंग स्टेशन रहते हैं, शायद 196 पोलिंग स्टेशन है तो वो रहते हैं। अभी देखना पड़ेगा कि वो आया उसके अब काशिफ मीर साहब जो कर रहे हैं वो उनके रिजल्ट तो तारिक सईद साहब की उसमें जो है वो तारिक सईद साहब की 5,000 की बरतरी है। अब ये जो रिजल्ट आया इसमें 5,700 है, लेकिन तारिक सईद साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि तारिक सईद साहब ने खासे ज़्यादा वोट लिए हैं और जिस तरह जो है वो इतने नताइज नहीं है क्योंकि ये इसमें हो सकता है कि तारिक सईद साहब के जो रिजल्ट्स हैं वो उनके पास ना पहुंचे हों या ये जो फॉर्म जैसे जैसे कलेक्ट हो रहे हैं ऐसे आते हैं तो ये घंटे में क्लियर हो जाएगा। जो नेशनल TV चैनल चला रहे हैं उसमें भी मोहसिन अजीज़ साहब को कोई 2,000 वोट जो हैं वो वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब के ऊपर बता रहे हैं, लेकिन ये जो 1,500 जो मेरे सोर्स ने दिए हैं उन्होंने अपने फॉर्म 24 के मुताबिक जो है वो कैलकुलेट करके ये दिए हैं। अब इसके अलावा ये इतला है कि 15,000 से ज़्यादा वोट जो हैं जो एक मेरे पास जो इतला है एक उसके मुताबिक 31,000 से ऊपर जो है वो चले गए हैं मोहसिन अजीज़ साहब और जो है वो 15,000 के करीब जो है वो वोट ख्वाजा तारिक सईद साहब भी लेने में कामयाब हो गए हैं। तो अब जो मेजर डेंट पड़ा है फैसल मुमताज़ राठौर साहब को वो जो है वो ख्वाजा तारिक सईद साहब के इंतखाबात में हिस्सा लेने का पड़ा। और कल मैं देख रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने बसें कोस्टरें, ज़रा फैसल मुमताज़ राठौर साहब के लोग भी लोगों को लेके जा रहे थे, मोहसिन अजीज़ साहब के लोग भी लेके जा रहे थे और तारिक सईद साहब के। लेकिन जो मैंने सबसे ज़्यादा जज्बा देखा, जो सबसे ज़्यादा करंट देखा कल लोगों में जो ट्रैवल कर रहे थे फॉरवर्ड कोटा और खुर्शीदाबाद के लिए, वो मैं चेक कर रहा था तो वो कश्मीरी जो बरादरी है उन्होंने बड़े दिल के साथ इलेक्शन लड़ा और ख्वाजा तारिक सईद साहब के ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उन्हें जो हर तरह की जो है वो धमकियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा और अगर फैसल मुमताज़ राठौर साहब को वो हराने में कामयाब हो जाते हैं और फैसल मुमताज़ राठौर साहब से ज़ाहिर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी हैं तो इसका मतलब ये है कि तारिक सईद साहब जो है वो इलेक्शन हार के भी जीत जाएंगे। अच्छा अज़हर रज़ा साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं हवेली के हल्के के हवाले से? देखिए जी, इस मोस्ट इंटरेस्टिंग हल्का अभी आप कह सकते हैं जी कि जिस पे सबकी नज़र है और राना सनाउल्लाह साहब ने
आज से ये जो जलसे से भी 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा था जी कि हम ये हल्का बड़ी लीड से जीत रहे हैं। उन्होंने कहा जी मोहसिन अजीज साहब की पोजीशन बहुत अच्छी है। एक आपने चीज़ नोट की होगी शहजाद साहब, आमिर साहब को भी इसमें कमेंट कर सकते हैं, ये फैसल मुमताज़ राठौर साहब के हलके में कोई पीपल्स पार्टी का बड़ा लीडर नहीं गया, कोई कैंपेन के लिए भी नहीं गया। यहाँ से फेडरल से भी सिंध गवर्नमेंट का भी कोई नुमाइंदा नहीं गया। बिलावल साहब ने बावजूद जलसा किया, लेकिन वहाँ पे पीपल्स पार्टी को भी शायद पहले से अंदाज़ा था कि वहाँ पे हमारी पोजीशन बहुत कमज़ोर है। और फैसल साहब पे चूँकि एक्शन कमेटी वाला भी जोर था, और फिर ख्वाजा तारक सईद साहब ने इनको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की गई। फैसल साहब के भाई मुझे कुछ दिन पहले मिले, उन्होंने कहा जी हमने ख्वाजा तारक सईद साहब को हर तरह की कोशिश की उनको राज़ी करने के लिए कि जी आप इस इंतखाबात में बैठ जाएं। तो लेकिन उन्होंने वो कह रहे थे जी कि एक एग्रीमेंट था कि एक इलेक्शन आप लड़ेंगे, एक मैं लड़ूंगा। नहीं, वो उस एग्रीमेंट के बारे में कहा जाता है कि जब ये मेंबर कश्मीर काउंसिल बने थे तो वो कह रहे थे कि अकोमोडेट कर लिया गया। ये फैसल मुमताज राठौर साहब उनका भी का नहीं मौका या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारक सईद मौका था, साहब तारक सईद साहब नहीं माने नहीं माने। जो है। और एक ये दूसरी ये बात है जो इनका बैड टेस्ट क्रिएट हुआ शहजाद राठौर साहब में, वो सेल्फ में तकरीब में मौजूद था जब फैसल मुमताज राठौर साहब वज़ीर आज़म बने। असल तनाज़ा वहाँ से बना। तो ये हुआ कि उस वक्त जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने जो है वो तारक सईद साहब जैसे बड़े कद काट के आदमी को, जो खुद मेंबर कश्मीर काउंसिल थे, वो अपर हाउस के मेंबर भी हैं और जो बंदा वज़ीर आज़म बन रहा है उसकी जीत में कलीदी किरदार अदा करने वाले या वो उनकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत से रखने वाले बंदे को आप उस हलफ की तकरीब में रोक दें और इंसल्टिंग बिहेवियर हो, तो मेरा ये ख्याल है कि वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से जो है वो बड़े दूर हो गया। हालांकि उससे 2 दिन पहले तारक सईद साहब के साहबजादे की शादी थी, तो फैसल मुमताज़ राठौर साहब वहाँ पे गए, मोहसिन अजीज़ साहब भी गए, तो एक बड़ा अच्छा जेस्चर था कि ये तीनों इकट्ठे बिल्कुल भाइयों की तरह और बड़ी खुशी मना रहे थे कि फारवर्ड कोटा में जो है वजारत आई। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बड़ी ही वो था। लेकिन मेरा ये ख्याल है वो टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से ये हुआ। राया कफ़ील साहब ने ट्वीट किया है जी कि जमात इस्लामी के ब्रिगेडियर मोहम्मद खान साहब 8,783 वोट हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी के ज़ैउल कमर साहब 5,128 वोट हैं और मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मनाज साहब 4,611 वोट हैं। लेकिन फिर $6 मिलियन जो है उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म और IPP के सरबराह सरदार तनवीर इलियास साहब के वोटों का जिक्र नहीं किया कि वो दौड़ में काफ़ी पीछे हैं जी। शहजाद साहब, इस हल्के से एक और बड़े उम्मीदवार जिनके बारे में हम चूँकि 3 उम्मीदवारों का हमने डिस्कस किया, जो थे आमिर नज़ीर साहब है। आमिर नज़ीर साहब बड़े अच्छे पॉलिटिकल, आमिर नज़ीर साहब ने 3100 वोट 3100 वोट जरूर लिया है। आमिर भाई ये चूँकि जब इन्होंने पिछले इलेक्शन में इन्होंने ये अगर PTI ने चूँकि बाइकआउट कर लिया, ये यहाँ से चले गए, वो जो IPP या किंग पार्टी थी उसमें चले गए। आमिर नज़ीर साहब से बड़ी तवक्कुआत थी लोगों की कि जी वो इस बार बहुत ज्यादा, क्योंकि पिछली बार उन्हें चौधरी अजीज साहब के मुकाबले में लिया गुज्जर बरादरी का 16,000 वोट लिया। इनको ये इसलिए गए थे PTI से भी बगावत करके कि जी मेरा बहुत ज्यादा वोट बैंक है जो मुतासर होगा। सो आमिर नज़ीर साहब भी एक बड़े नौजवान थे, एक्सियन थे, ये यहाँ से अपनी वो छोड़ के और वहाँ से फिर ये पॉलिटिक्स में आए और यहाँ पे बड़ा इनका अच्छा कैरियर था। मैं आपको एक रिजल्ट देता हूँ सरदार अतीक अहमद खान साहब के हल्के का। इस वक्त इसके जो है वो 1,21,199 टोटल वोटर थे और 214 पोलिंग स्टेशन है इसके और 121 का गैर हतमी गैर सरकारी जो नतीजा है 214 में से 101 का जी 101 का। साजिद इकबाल बासी साहब 22,337 वोट्स हैं। सरदार अतीक अहमद खान साहब जो है यहाँ पे 10,355 वोट के साथ दूसरे नंबर पे हैं और राजा मुबशर जाज साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी के 590 वोट्स के ऊपर और राजा फैसल आज़ाद खान साहब 929 वोट्स पे। ये ट्रेंड बताता है कि शायद ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। नून लीग को वोट क्यों नहीं पड़े, इन्हें जो है ना वो शायद राजपूत बरादरी ने वोट इसी तरह जो है वो इन्होंने किया है जनाब वाला, ये बात है। इसी तरह एक तो ये आ रहा है जी और तारक सईद साहब के जी वोट जो हम 5700 बता रहे थे वो 9,850 वोट हो गए हैं, 9,850 वोट तक। अच्छा, अभी हम सिलसिला जारी रखते हैं। आपको एक और जो है जी ये है 9,130 4,000 में वो देख रहा था, अगर इसमें हम अपने नाजरीन को अगर और कोई करंट अपडेट दे सकते तो उस वाले से मैं से देख रहा था। अच्छा, अज़र आज़ाद साहब आपकी तरफ आता हूँ कि आज जो पुंछ डिवीज़न के 4 हल्कों में इलेक्शन हुए हैं, ये 11 में भी हो सकते थे अगर अवामी एक्शन कमेटी थोड़ा पीछे हट जाती या अवामी एक्शन कमेटी
इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करती। आज जिस तरह हम साजिद इकबाल अब्बासी साहब के अपसेट को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर उमर नज़ीर कश्मीरी साहब होते तो रावला कोर्ट से आज हम उनकी भी कामयाबी की खबरें सुना रहे होते। क्या आप समझते हैं कि इन्होंने वो ट्रेन मिस नहीं की अवामी एक्शन कमेटी ने? और ये कौन जिम्मेदार कौन है इंतखाबात न होने का? क्या अवामी एक्शन कमेटी है या स्टेट है या इलेक्शन कमीशन ने मुनासिब इकदाम नहीं किए? देखें शहजाद साहब, वो तो चले अब वक्त काफ़ी गुजर गया, लेकिन गलतियां तो जब बैठ के बंदा गिनता है तो बहुत सारी दोनों साइडों पे होती हैं। लेकिन ये है कि आज क्या ही अच्छा होता, जैसे आपने अल्फाज मेरे मुंह के अल्फाज आपने ले लिए कि आज हम ज़बरदस्त उमर नज़ीर साहब का बता रहे होते कि अभी उमर नज़ीर साहब ने इतने वोट ले लिए। साजिद अब्बासी साहब जिनकी पार्टी की उम्र ही कुछ 4 साल या 3 साल है, 3 साल या 1.5 की उम्र साल भी नहीं है, लेकिन वो सियासी उनकी जदोजहद भी शुरू की। तो अभी से उन्होंने देखे कि इतना बड़ा सरदार अतीक साहब जैसे बंदे को आज उन्होंने उनसे वो लीड में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक जमात पे आ गई थी, अब वो एक सीट वो भी अगर वो ये अपसेट कर सकते हैं तो अवामी एक्शन कमेटी क्यों नहीं कर सकती थी? अवामी एक्शन कमेटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी मुजफ्फराबाद डिवीजन में, मीरपुर डिवीजन में, पुंछ डिवीजन में। हमारे पुंछ डिवीजन में उमर नज़ीर साहब की हम अभी रिजल्ट बता रहे होते कि वो हसन साहब से इतने लीड में हैं, अभी वो ताहिर अनवर साहब से इतनी लीड में। मुझे लगता है कि अवामी एक्शन कमेटी को अपना जो एक सियासी वो एक लेना चाहिए था रास्ता, वो नहीं लिया। इसके लिए बड़ा एक ज़रूर अफसोस है। बहरहाल रियासत को भी उनको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। अब क्या होगा? तो इसका फायदा किसको हुआ इलेक्शन ना करवाने का? इलेक्शन ना कराने का नुकसान तो आवाम को हुआ जी। हम जो पुंछ के रहने वाले हैं, जो हमारे हल्के हैं जहाँ से हम महरूम हो गए। कल मेरी बात हो रही थी डॉक्टर नजीब नक्की साहब के भाई हैं, उनसे बात हो रही थी। वो बता रहे थे जी कि वो हम बड़ी अच्छी कंपेन करके आ रहे हैं, लेकिन अभी इसलिए डॉक्टर नजीब साहब का रियासत के 2-3 बड़े ओहदों के लिए नाम लिया जा रहा था, जैसे चाय मगोइयाँ होती हैं, ड्राइंग रूम की एक पॉलिटिक्स होती है। लेकिन डॉक्टर साहब पोटेंशियल कैंडिडेट थे, लेकिन इस वजह से वो नहीं, अभी उनका नाम नहीं हो रहा कि जी चूंकि वो पलंदरी में इलेक्शन ही नहीं हो रहे, सुदनूती में इलेक्शन ही नहीं हो रहे, इस वजह से। आज ये देखें, ये जो 7 हल्के हैं जिसमें अब देखें ताहिर फारूक साहब हैं, डॉक्टर नजीब साहब हैं, आमिर इल्ताफ साहब हैं, ये जीतने की पोजीशन में तीनों कैंडिडेट हैं। अच्छा, ये हाजी याकूब साहब के हल्के में इलेक्शन नहीं हो रहा, हसन इब्राहिम साहब हो गए, ये अहमद सगीर साहब के जो तनवीर साहब का अपना आबाई तीसरा हल्का है, तनवीर साहब 2 हल्कों में तो बुरी तरह से पिट गया, आबाई हल्का उनका उस पर है। सो ये नुकसान तो एट द एंड अवाम का है जी, हमारा नुकसान है जहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, रात को पूरे सोशल मीडिया पे आप देखें ना, क्या हो रहा था जी कि फलाने हल्के में लोग जा रहे हैं बसें भर के, वहाँ पे वोटरों को इस तरह करना है, इस तरह वोट देने। रावला कोर्ट से क्या खबरें आ रही थी जी, फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं, इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। हमारा क्या कसूर है? देखिए ना, हम रावला कोर्ट के जो बासी हैं, जो पुंछ के बासी हैं, ये 7 हल्कों में रहने वाले लोगों का क्या कसूर है? ये हम सवाल अवामी एक्शन कमेटी से भी पूछते हैं, रियासत से भी पूछते हैं कि भाई हमारा क्या कसूर है? आप क्या कहते हैं, रियासत इलेक्शन खामखा कराती नहीं कराती ना, इस मामले को अगर हल कर देती, इस मामले का अगर हल निकल आता, अगर इस मामले का हल निकल आता, ये 26 तारीख को ये मामला हल हुआ होता, 27 को ना होते, तो आज हम भी अपने वोट डाल रहे होते, आज हम भी अपने हल्के के MLAs के रिजल्ट डिस्कस कर रहे थे। अच्छा अमर साहब, पुंछ डिवीजन के 2 जिला पुंछ और पलंदरी में इंतखाबात नहीं हो सकते, 7 हल्के ये बनते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन न होने का फ़ायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ? और क्या अगर यहाँ पे इलेक्शन मुमकिन नहीं हो सके अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज की वजह से, तो हुकूमत साजी का अमल शुरू हो जाएगा आगे? जी शहजाद ठोर साहब, एक तो ये बात है कि इसका मैं जिम्मेदार समझता हूँ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दोस्तों को, और अफसोस है इस बात का कि पुंछ जो है, जो कभी मतलब पिछले 8 दहाइयों से कभी इक़्तिदार से बाहर नहीं रहा, और ये स्पेशल सीट्स और ये सारी बुनियादी हुकूमत की पुंछू ने रखी थी सरदार इब्राहिम साहब, नहीं हो सका था। तो आज जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि उन्हें क्या करना पड़ रहा है, और आज वो स्पेशल सीट्स के ऊपर भी अल्फ में आप देखें पहली बार जो है वो 6 सुदन तो जीतना होता है ना, इलेक्शन 5-6 सुदन तो हर सूरत में आते हैं, तो अब उनकी ऐसी सूरत हाल जो क्रिएट हो गई है, उसकी वजह से अभी तक जो है वो बात बनने वाली बात नहीं है। तो ये जो सूरत हाल अभी तक क्रिएट हुई है,
एक तो अवामी एक्शन कमेटी के दोस्तों को चाहिए था कि अगर वो आज़ाद कश्मीर के 8 अजला के अंदर वो कर रहे थे तो फिर आज़ाद कश्मीर के अगर इधर नहीं होगा इलेक्शन तो आपको पता है आज़ाद कश्मीर में ये लोग जो है वो हक़ हुक्मरानी से महरूम हो जाएंगे, जो जमहूरी तरीका है जिसका दावा कर रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी वाले। जैसे अजहर साहब ने कहा या आपने कहा कि आज वो भी एक सियासी जमात के तौर पर आते, और जिस तरह आज सरदार तरीक़ अहमद ख़ान साहब को मुश्किलात का सामना है, या हसन इब्राहिम साहब को मुश्किलात का सामना है, फैसल मुमताज़ राठौर साहब को मुश्किलात का सामना है, तो इसके बेनिफिशरी मोहसिन अजीज़ साहब, साजिद अब्बासी साहब और कुछ लोग और ना होते, बल्कि ये भी हो सकते थे। ये अगर आ जाते और बेहतर अंदाज से करते वो ज़्यादा बेहतर और माकूल तरीका था। ना 100 इंसानी जानें ज़ाया होती, ना पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान वो खलीज पैदा होती, ना ओवरसीज़ के, और वो जो एक प्रॉब्लम हुआ ये है। और जो ओवरसीज़ में तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने तो ये इसको जंग बनाया हुआ है ना पाकिस्तान के अलावा। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो हमारे आज़ाद कश्मीर के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के लोगों के हवाले से, ये सारा कुछ देख देख के और ओवरसीज़ की बातें सुन सुन के, कुछ आज़ाद कश्मीर के लोगों की बातें सुन सुन के, सच्ची बात है कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर दोस्त हैं वो एक मकसद परेशानी का भी शिकार हैं, तफज़ात का भी शिकार हैं, और वो जो है उनके नज़र में वो इज़्ज़त और एहतराम और जो कश्मीरियों के हवाले से थी उसमें थोड़ी बहुत ही कमी ज़रूर आई है। ये देखें, दिल में जब एक वो जो है दरार पड़ती है तो ये नफ़रत के ऐसी जो है वो बीज बोए गए जिसका नुकसान जो है वो सामने करना पड़ा। तो एक तो ये मैं बात ये समझता हूँ कि ये जो हुआ है इसकी ज़िम्मेदार जो है मैं समझता हूँ कि अगर इसे मिस हैंडल ना किया जाता और अवामी एक्शन कमेटी के दोस्त थोड़े से अगर मेहरबानी करते, और ख़ास तौर पे ऐसे हालात में जब दूसरा इंतखाबी मरहला मुकम्मल हो चुका था, जो उनका बुनियादी मुतालबा था माजरीन की 12 नशिस्तों पे, उसके ऊपर इलेक्शन होने के बाद जो है वो मामला पैक हो चुका था, और अवामी एक्शन कमेटी ख़ुद भी जो है वो उसके बजाय उनके जो मुतालबात हैं उसमें वो थोड़ा सा पीछे हट गए थे। तो ऐसे हालात में पुंछ के इलेक्शन में उन्हें वो कहना चाहिए था कि लोग वोट डालें, हम एक दिन के लिए ये जो है वो इसे हम खत्म करते हैं और आप जो है इंतखाबी अमल को मुकम्मल करें। हम इधर बैठे हुए हैं, जो लोग बाइकाट करना चाहते हैं हमारे साथ इधर बैठे हैं, बाकी रास्ते खोलें और इस इंतखाबी अमल को मुकम्मल होने दें। और अगर उनका कोई पसंदीदा उम्मीदवार था कि अगर आज़ाद साहब को या शहजाद राठौर साहब को वोट देना चाहते तो उसको दिला देते, तो ये एक अच्छा पैगाम होता। आप ये देखें ना कि जिस तरह का टर्न आउट आया है, मानसूबा वस्ती बाग के 6 पोलिंग स्टेशनों के अलावा जिस स्पीड से कश्मीरियों ने, गुजरों ने, राठौरों ने हवेली में वोट डाले हैं, जिस तरह मुगलों ने, नारमों ने और दीगर जो है वो कबाइल ने वस्ती बाग में वोट डाले हैं, या शर्की बाग में जिस तरह मुगल्स और जो दीगर कबाइल सारे लोग वोट डाल रहे हैं, तो उससे अवामी एक्शन कमेटी की जो वो बात थी उसके ऊपर जो है वो नहीं। दूसरी ये बात है कि इन इलेक्शन में जो सबसे अहम बात है, आज ये आखिरी मरहला इसका मुकम्मल हो रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि पुंछ के ये 2 अजला में इलेक्शन कब होते हैं। इस इलेक्शन में शहजाद राठौर साहब तारीख पूरी में, मैं ज़ाहिर है कोई 30 साल से मैं भी सहाफ़त कर रहा हूँ, तो ये जो हमारा सहाफ़ती कैरियर है उसके अंदर 27-28 साल के मेरे कैरियर के अंदर मैंने किसी इंतखाब में इस तरह की वो नहीं देखी कि जिसका जिधर जोर चला है उसने वहाँ पे ठप्पे मारे हैं। और आप ये रिजल्ट्स देखें ना कि एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो 95-95%, 97% रिजल्ट्स हैं। अब मैं फैसल मुमताज़ राठौर साहब के वो देख रहा था कि जी उनके 95% प्लस पोलिंग है। इस तरह कुछ जो है वो मोहसिन अजीज़ साहब के हल्कों में देख रहा था, उधर भी इसी तरह की रेशियो है। इस तरह तारिक सईद साहब के देख रहा था, उधर भी ऐसी रेशियो है। इस तरह अगर मुश्ताक मनाज साहब के अगर वो रिजल्ट्स दुरुस्त हैं, जो रैकफील साहब ने उस वक्त बताए थे, मेरी इत्तला है कि रैकफील साहब उस वक्त बता रहे थे कि उसमें आप ये देखें ना कि 5400 वोट मुश्ताक मनाज साहब के, और उधर जो है 15 वोट और 21 वोट ब्रिगेड मोहम्मद खान और ज़ियाउल कमर साहब के। तो वो इस तरह के रिजल्ट्स आम तौर पे प्रोड्यूस नहीं होते जब आप एक ओपन माहौल में जाते हैं। एक तो ये बात है कि 30-35 अब मेंबर कश्मीर कौंसिल जो हैं वो क्या कहते हैं, शुजा खुर्शीद राठौर साहब, वो ये कह रहे थे कि मैं PTI से हूँ और मेरा जो है वो पूरे ख़ानदान हमारे ने बाइकाट किया, हमारा कोई बंदा जो है वो वोट डालने नहीं गया, तो हमारे सब के वोट पड़ गए हमारे होम स्टेशन पर। वो होम स्टेशन जो है इत्तेफाक से वज़ीर-ए-आज़म का अपना होम स्टेशन है। तो ये चीज़ें जो है बाज़ औक़ात जो है वो इस तरह करते हैं। एक इलेक्शन में याद है आपको, पहले भी इधर ये हुआ था कि सिटिंग चीफ जस्टिस ख्वाजा शाद साहब, उनके हल्के में 100 से ज़्यादा वोट पड़ गया पोलिंग हो गई। इसी तरह जो है वो ख्वाजा सईद साहब, तारिक सईद साहब के वालिद हैं और वो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे आज़ाद कश्मीर के, उसमें भी 100% से ऊपर वोट कास्ट हो गया। और मैं उस जब वो मूवमेंट कर रहे थे उस ख्वाजा सईद साहब,
उस इलेक्शन कमीशन का जो वो था उसके अंदर मैं खुद मौजूद था, वो फॉरवर्ड को उठा नहीं गए। तो बाद में जनाब वाला वो उस वक्त मैं अल्लाह बख्शे वैसे सुल्तान साहब और सरदार याकूब साहब एक प्रोग्राम में थे, उधर जब मैंने ये इंकशाफ कर दिया कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का वोट जो है जाली कास्ट होगा, तो बड़ी लोगों को हैरानी हुई कि ऐसे भी हो सकता है। तो ये इन्होंने मेहरबानी की है कि 100 से ऊपर वोट कास्ट नहीं किए सारे फ्री कैन ने, लेकिन लगता है ऐसे ही है कि जिसका जिधर दा लगा है उसने उधर टका के दांव लगाने की कोशिश की है। अच्छा अजहर आज़ाद साहब हम आते हैं अगले मरले की तरफ। देखिए 3 मरले मतलब है, पार्टली तीसरा मरला भी मुकम्मल ही हो गया है, अब अगर इलेक्शन होते हैं, यानी ये तो इलेक्शन कमीशन ने वादा कर दिया था कि अगर हालात मुनासिब हुए तो हम इलेक्शन कराएंगे, 20-21 तक अगर नहीं हुए तो फिर नहीं कराएंगे। उनके कहने का यही मतलब मैं समझ रहा हूँ कि 20-21 तक अगर इलेक्शन न हुए इन 7 हल्कों में, तो फिर इन 7 हल्कों के बगैर ही वो अगली हुकूमत साजी जो है उसका मराहल उसके शुरू हो जाएंगे। इस वक्त 38 हल्कों में इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, 8 मखसूस नशिस्तें हैं, 3 टेक्नोक्रेट उलमाए मशाइख और ओवरसीज़ है, और 5 नशिस्तें ख़वातीन की हैं। ये जब शामिल करेंगे तो ये 46 मेंबरान असम्बली पहुँच जाएगी, 46 तक ये तादाद। अगर इन हल्कों में इलेक्शन नहीं होते, मेरा जहाँ तक मेरी इतलात है, हजीरा, अब्बासपुर और पलंदरी के किसी एक हल्के में, ज़िला सदरुद्दी के बलोच में या पलंदरी में इलेक्शन करा लेंगे। इन 3 हल्कों में, 4 हल्कों में नहीं होंगे 20 या 21 अगस्त, तो उसके बाद क्या आप समझते हैं कि मतलब अब जो दौड़ अगली मखसूस नशिस्तों के लिए, इसके लिए जोड़ तोड़ भी शुरू हो गया है, किस जमात को कितनी नशिस्तें मिलेंगी? एक तो कल राजा फारूक हैदर साहब हैं, हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कल बड़ा अच्छा पैगाम दिया पुंछ वालों के लिए सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा जी कि आपके असलाफ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, कि जो खित्ता आज़ाद हुआ है ये पुंछ की कुर्बानियों से आज़ाद हुआ। सब्ज़ अली खान, मल्ली खान, उन्होंने कहा जी आप इस इंतखाबी अमल में हिस्सा डालें। जैसे आमिर साहब ने कहा कि जी पुंछ के बगैर एक टाइम होता था कि कोई गवर्नमेंट नहीं बनती थी, तो रियासत के कोई 2-3 बड़े जो ओहदे होते थे उनमें से एक तो कहते थे जी कि सुल्तान बिरादरी को या पुंछ को एक मिलेगा। अब ये है जी कि चूँकि वहाँ पे इलेक्शन का ये मामला है, मैं समझता हूँ जी कि जैसे राना सनाउल्लाह साहब का आपने बयान एक सुना होगा कि जी जो नई गवर्नमेंट बनेगी उसको हम ये मैंडेट देंगे कि जी वो सबसे पहले मुज़ाकरात करे और इस मामले को हल करे। इसका मतलब ये है जी कि इलेक्शन अगर हो जाते हैं, जैसे आपने बताया कि 3-4 हल्कों में एक एफर्ट की जाएगी हल्कों इलेक्शन कराने की, अगर वो हो गए तो ठीक, नहीं भी हुए तो मुझे लगता है कि इनको पेंडिंग रख के ये तो तय हो गया है। आप जो देखेंगे 14 अगस्त से पहले ये इजलास बुलाना चाहते हैं, और क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की ज़ेर सरपरस्ती ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ था, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि 3 और 4 की जब अगस्त की रात को असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही थी सरदार ठोर साहब, तो उन्होंने ये कहा था कि हम इसे कर सकते हैं कि अभी जो जितने लोग बने हैं 34 में से 32 उस वक्त हो गए, तो आया 32 का हम करा सकते हैं, या कल अगर पोलिंग स्टेशन परसों रिजल्ट इलेक्शन दोबारा होगा 2 हल्कों पे तो 34 का करा सकते हैं हल। तो उन्होंने कहा था कि जब तक इलेक्शन शेड्यूल इंटैक्ट है, जब तक इलेक्शन शेड्यूल इंटैक्ट है उस वक्त तक जो है वो इंतखाबात वो हल्फ नहीं हो सकता। तो ये लगेगा कि अभी आप ये देखेंगे कि आइंदा इसी हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर में मेम्बरान का हल्फ हो जाएगा, बल्कि स्पेशल सीट्स और उसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदेवान का इंतखाब भी हो जाएगा। और ये 2 हल्के के अवाम जो है वो इस प्रोसेस से बाहर निकल, 2 अजला के लोग जो हैं वो इस प्रोसेस से बाहर निकल सकते हैं। तो एक तो ये बात है कि ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और हुकूमत और अगर राना सनाउल्लाह साहब ने या किसी ने भी, या वफाकी हुकूमत ने या इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसने भी जो करना है अगर वो बर वक्त कर ले, और एक जो है वो एक ऐसा कबीला जिसने आज़ाद कश्मीर में जो है वो मज़ामत की अलामत समझे जाते हैं और जिन्होंने आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाया है, उनसे उन्हें बाहर रख के ना करवाया जाए लफ्ज़ जो है आइनी जो मुद्दत है वो 3-4 को पूरी होगी। फैसल मुमताज़ राठौर साहब अगर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अगर और भी वज़ीर आज़म रह जाते हैं तो इस मैटर को वन फॉर ऑल सॉल्व करने के बाद जो है अगर वो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो मेरे पास खबर है वो ये है कि इस हफ्ते में जो है ये सारे मराहिल जो है मुकम्मल करने मैं 20-21 को इलेक्शन में कहा था कि वो इन हल्कों में देखिए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर बन जाएगा, वज़ीर आज़म बनना है मुस्लिम लीग नून का, किसने बनना है ये फैसला नवाज शरीफ साहब ने करना है। उसके इन बिटवीन जो है वो स्पेशल सीट्स का इशू है, उसके ऊपर 2-3 जरा ये क्या कुछ जोड़ तोड़ जारी है आप सब इसमें। एक तो ये बात है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी अगर आज कुछ और नशिस्तें ले लेती, 2-3-4 ले लेती, 4 में से 3 के ऊपर उनकी ऐसी पोजीशन थी कि इस वक्त 2 में तो उनकी पोजीशन ठीक जा रही है ना, कमर ज़ुबान साहब भी आगे और फॉरवर्ड को उठा वाले जो इलेक्शन थे उसमें ये कहा जा रहा था
कि इसमें ये जीत सकते हैं। तो अगर वो 3 नशिस्तें और ले जाते तो फिर वो 10 से 13 पे चले जाते, सरदार अतीक साहब जीत जाते या अवामी दस्तबाजू पार्टी वाले उस सूरत में 14 पे चले जाते, तो वो शायद 2 बना सकते। अब उनके पास ख़वातीन की सिर्फ शायद 1 नशिस्त बचती है। अगर यही रिजल्ट जो है वो इंटैक्ट रहते हैं तो वो ज़ाहिर 8-9 से कम के ऊपर नहीं बने, 5 ख़वातीन की नशिस्तें हैं और इस वक्त जो है वो आज 38 के ऊपर है, तो 8 पंजे 40 जो है, तो वो 8 के ऊपर एक बन जाएगी और 8.5 के ऊपर दूसरी। तो हो सकता है कि कोई इसके ऊपर इनका इत्तेफाक हो जाए, जैसे ये वोट देते हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले नून लीग वालों को, नून लीग वाले पीपल पार्टी वाले मैनेजमेंट कर लें तो अलग बात है। अदरवाइज 1 नशिस्त है, 1 नशिस्त के ऊपर जो है 1 इन 100 बीमार वाली सूरत हाल है पाकिस्तान पीपल पार्टी की, क्योंकि टेक्नोक्रेट ओवरसीज और उलमा मशाइख की तो किसी सीट के ऊपर जो है वो नहीं जीत सकती पीपल पार्टी, वो सारी नून लीग की हैं। इस तरह जो ख़वातीन की 4 नशिस्तें हैं उसमें से आप ये समझें कि इस वक्त के तक के रिजल्ट के मुताबिक जो है वो 3.5 सीटों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। अच्छा, अब बताएं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हो सकते हैं अगर हम ओवरसीज नशिस्त पे? तो अब्दुर्रहमान आराई साहब, देखिए ओवरसीज नशिस्त के ऊपर तो अब्दुर्रहमान आराई साहब का ये कहा जा रहा है। एक और जो बड़ी बात है, बहुत सारे जो है वो ओवरसीज जो है, आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब उधर बाहर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा एक्सेस है ओवरसीज़ की और नवाज शरीफ साहब उन्हें पसंद भी बहुत करते हैं। तो एक तो ये बात है कि ना सिर्फ ओवरसीज़ की नशिस्त बल्कि हो सकता है, मुमकिन है कि एक आध नशिस्त जो है वो दे दी जाए, एक आध और जो है वो नशिस्त जो है वो दी जा सकती है ओवरसीज़ को। टेक्नोक्रेट में भी ओवरसीज से लाया जा सकता है, उलमा में से भी कोई जो है वो क्या कहते हैं खातून भी लाई जा सकती है किसी को अकोमोडेट करने के लिए। तो एक ये हो सकता है। पाकिस्तान पीपल मुस्लिम लीग नून में अगर ये देखें, पाकिस्तान पीपल पार्टी में अगर आप ये देखें तो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं शाहीन को सरदार साहिबा, अभी जो सिटिंग MLA हैं साबिक प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की नबीला अयूब साहिबा, इसी तरह जो है वो शाजी अकबर साहिबा जो है वो रही हैं माजी में 2-3 बार। इस तरह जो उनकी एक और रहनुमा है, शायद जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल इफ्रा साहिबा हैं। इस तरह जो है ज़ुबिया खुर्शीद साहिबा जो है वो भी हो सकता है उनका भी नाम हो। वैसे मुझे जो है वो इन 3 का ही 4 का पता लगा, उसमें जो है वो शाजी अकबर साहिबा का नाम भी नहीं है, शाहीन को सरदार साहिबा, नबीला साहिबा और इफ्रा साहिबा। मुझे जो इतला है इसमें नून लीग की तरफ आए, नून लीग की तरफ आए तो एक तो ये बात है कि नून लीग की जो अभी तक कुछ नशिस्तें जो हैं उन्होंने एडजस्टमेंट में दी हुई हैं। एक ये इतला है कि राय शुएब आबिद साहब जो हैं उन्होंने अज़हर सादिक साहब को इलेक्शन जिताया था, तो वो खुद ना टेक्नोक्रेट पे आ सकते थे, ना ख़वातीन की नशिस्त पे आ सकते थे, ना उलमा मशाइख पे आ सकते थे, ना इत्तेफाक से ओवरसीज़ पे आ सकते थे। तो आपको पता है अज़हर सादिक साहब को जिताना बड़ा ज़रूरी काम था, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से उन्हें टिकट मिला था। तो उस वक्त जो है वो ये किया गया। तो ये जो एक अहम बात थी, तो एक इतला मेरे पास ये है कि एक नशिस्त जो है वो राय शुएब आबिद साहब की वालदा मोहतरमा को शायद दी जा रही है इसके लिए। और इसके अलावा जो है वो एक राजा फतेह महमूद जो ये भी मैंने सुनी है, उनकी जो वालदा हैं डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर शहीद डॉक्टर महमूदुल हसन साहब की जो बेवा हैं डॉक्टर रिफत साहिबा, उनका नाम भी अंडर कंसिडरेशन है। ये तो वो लोग हैं जो पार्टी के अंदर। इसके अलावा जो है वो अगर आप ये कहें कि मोहतरमा इम्तियाज़ नसीम साहिबा, वो खतर का रिजल्ट शायद नहीं दे सकी, अब वो कंसिडर होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि वो मशरूत थी जीतने से पिछली बार बनी थी। तो मशरूत तो नहीं होना चाहिए। आप जब किसी को वोट कर देते हैं तो जो पंचायत की बात होती है, जो जिरगे की बात होती है, जो कमिटमेंट की बात होती है, वो फिर ये नहीं होती कि आप रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे। आप और अदर साहब मेरा साथ दें, मेरे मुकद्दर साथ ना दे तो उसका तो कोई हल नहीं है ना, आपका तो कोई कसूर नहीं है। तो ऐसे हालात में एक जो है वो इम्तियाज़ नसीम साहिबा ये हैं। और अब अगर आप आ जाएं उस बॉडी के अंदर जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को, अच्छा इसके अलावा एक नई खातून जो शामिल हुई हैं, मारिया इकबाल तराना साहिबा, पाकिस्तान पीपल पार्टी से उनका तल्लक था, तो अभी रिसेंटली जो है वो 2-3 माह पहले 4 माह पहले वो शामिल हुई हैं। तो मुस्लिम लीग नून में वो भी जो है वो क्लेम कर रही हैं कि उनके साथ भी शायद कमिटमेंट है, और ये जो मखसूस हालात पैदा हुए और अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से, तो उन्हें भी बड़ी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। और वैसे भी अच्छी जो है वो जैली थी, स्ट्रगल वाली खातून है, तो एक वो भी कंसीडर हो रही थी ख़वातीन के लिए। और जिन लोगों ने मेहनत की है, अब उनका एक अपना क्राइटेरिया है कि उधर जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया। तो इसके अलावा एक और एक्टिविस्ट नहीं थी, आपको याद होगा कि वो शहर कमर साहिबा जो शकील साहब की जो है वो साहबजादी हैं, पहले भी रही हैं, उनका मियां नवाज शरीफ फैमिली के साथ जो है वो बड़ा जो है वो करीबी लिजान है।
तो एक वो भी कंसिडर की जा सकती हैं कि इसके अलावा नसारा अब्बासी साहिबा जो है वो पिछली बार बनी थी, अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कंसिडर करती है या नहीं करती। लेकिन जो पार्टी चलाने वाली ख़वातीन हैं शहजाद राठौर साहब, वो तो मरीम कश्मीरी साहिबा हैं जो ख़वातीन की वीमेन विंग की सदर हैं, तो उन्होंने जो है वो बड़ा काम किया। इसके साथ एक जो है वो नासरा खान साहब हैं, इनको पिछली बार भी जो है वो टिकट दे दिया गया था, तो फारूक अदर साहब ने और इन सारे लोगों ने उनका जो है वो टिकट चेंज करवाया था और वो किसी और को किया था। तो नहीं, ये उससे पिछली बार जब फारूक अदर साहब वो हुकूमत बने तो फारूक अदर साहब किसी मौक़िफ़ के ऊपर डट गए, और मगर जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं नासरा खान साहिबा जो है ये भी पुंछ से तल्लक रखती हैं। तो नासरा खान को ये दे के ये पुंछ की ये जो है वो किया जा सकता है। अगर उनका मुझे ये नहीं पता कि वो सूदन कबीले से हैं, तो ये भी एक खातून को जो है वो मुमकिन है सूदन कबीले को असेंबली में लाने के लिए उन्हें भी कंसीडर किया जा सकता है, उन्हें कंसीडर। लेकिन जो पार्टी चला रही हैं वो नासरा चला रही हैं और मरियम साहिबा चला रही हैं, और बाकी जो लोग हैं ये आए हुए हैं, बाकी भी ज़ाहिर सबका कंट्रीब्यूशन है, कुछ जगह पे वादे वो उदा हैं इस तरह। अब जो टेक्नोक्रेट के हवाले से बात है उसमें 2-3 लोग जो है उन्हें मजबूत समझा जा रहा है। एक तो शादाब सिकंदर साहब का बात है कि वो टेक्नोक्रेट शादाब सिकंदर साहब उनको जो है वो नहीं, टेक्नो के वो वकील हैं, इंजीनियर हैं, मुझे ये नहीं पता, लेकिन उन्हें जो है टेक्नोक्रेट के ऊपर बनाने का वादा किया गया था। अब उनकी कोई क्वालिफिकेशन होगी, हो सकता है वकील हो या इंजीनियर हो या एजुकेशनलिस्ट हो, कुछ डिग्री होगी, MBA करके भी बन सकते हैं। अगर साफियों का 5 साल का अगर आप या 10 साल का वो एक्सपीरियंस दे दो, तो अगर एक्सपीरियंस वो दे दिया जाए तो शायद वो भी जब बनाने पे आएंगे तो फिर कोई ना कोई रास्ता शायद निकाल लेंगे। तो एक तो उनको कंसिडर किया। एक ये जो मुजफ्फराबाद से जो शफकत साहब हैं जिन्होंने लतीफ़ अकबर साहब को हराने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है साहब में, तो वो जो है वो भी जो है वो उन्होंने भी जो है सब वो शामिल हो रहे थे। साहब मजीद साहब की शामिल तो हर पहले थे, साहब मजीद ये वकील हैं क्या? ये वकील हैं शफकत साहब। तो आज भी जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के साथ और अमीर मुकाम साहब के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद थे, तो एक उनका नाम भी लिया जा रहा है। इसके अलावा जो है वकला की तादाद तो सैकड़ों में है जिन्हें जो है वो अकोमोडेट किया जा सकता है। और अब ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टेक्नोक्रेट के ऊपर किसके साथ वादा किया हुआ। इस तरह जो है उलमा मशाइख के ऊपर भी देखना पड़ेगा कि ये जिन लोगों के साथ इताअत कर रहे थे, आया पीर साहब को लेके गए थे जो हमारे वज़ीर इत्तलात रहे पीर मदद सईद साहब, अब वो फिर जो है वो जिस तरह पिछली बार बन के आ गए थे इस बार वो फिर बनने में कामयाब हो जाते हैं, या उनका जो है एक मुखालफ दड़ा है जमीयत अहले सुन्नत वाले, आया उनको कंसिडर किया जा सकता है या इसके ऊपर क्या होता है। तो ये खासा जो है वो एक इम्तिहान होगा। लेकिन ये बात है कि मेरा ख्याल है कि पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई दरखास्तें ना लेने का फ़ैसला किया है। तो इसमें ये नहीं होगा कि जी अज़हर सादक जैसे मसूद खालिद साहब और अज़हर सादक साहब क्या कहते हैं मसूद खालिद साहब और शेब आबद साहब जो है वो उनसे 2-2 लाख और बाद में वो 2.5-3 लाख रुपए भी ले लिए टिकट की दरख्वास्त के लिए, और बाद में शहजाद साहब के साथ भी ये किया, तो उन्हें बाद में जो है वो टिकटों की तकसीम के बाद जो है वो टिकट जारी कर दिए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारे लोग जो स्पेशल सीट्स के ऊपर उम्मीदवार हैं ये उस अजियत से बच जाएंगे, ये जो उनका जो नुकसान है वो नहीं होगा, और उन्हें स्पेशल नशिस्तों को भी दरख्वास्तें ना लेने का भी फैसला किया। अच्छा, अगर सरदार साहब इस पर मखसूस नशिस्तें आमिर साहब ने बड़ी तफसील के साथ बयान किया, इनकी मालूमात से तो मतलब नहीं किया जा सकता इनको जुड़े, तो आपकी वैसे इतलात क्या है? एक तो जी मुझे अभी बल्कि हम शाम को बैठे हुए थे तो शादाब सिकंदर साहब के साथ तो कह रहे हैं कि कोई एग्रीमेंट भी है कि स्पेशल उनको लाना है टेक्नोक्रेट की सीट पे, उनके साथ कोई एक एग्रीमेंट भी हुआ है, और एक और कोई साहब हैं जिनके साथ भी एग्रीमेंट है कि, और राना सनाउल्लाह साहब ने और अमीर मुकाम साहब ने। उनका नाम आपको पता है या नहीं? बस उनका नाम नहीं बताना। शादाब सिकंदर साहब का चूँकि चल रहा था कि उनके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट है कि जी आपको हम सेलेक्ट करवाएंगे, स्पेशल सीट्स पे ले आएंगे। चौधरी शफकत साहब, फारूक सिकंदर साहब का आमिर साहब ने नाम नहीं लिया, उनके साथ भी कह रहे हैं कि वादा वाहिद है कि आपको भी हम फारूक सिकंदर साहब जो कि सिकंदर साहब के साथ क्या आप उन्हें कुछ भी बना सकते हैं। देखिए उनके दादा उनके वालिद खुद फिर जिस तरह ये ना कि कुछ और बना रहे हैं, देखे ना उनका नाम तो सदारत के लिए भी लिया जा रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह की फारूक सिकंदर साहब की शख्सियत है, जिस तरह का फारूक सिकंदर साहब का किरदार है, जिस तरह की हमारी वो शख्सियत है और जिस तरह का उनकी जो एक्सेस है, जिस तरह की उनकी शनाख्त है,
तो उन्हें टेक्नोक्रेट के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई मेरिट वेरिट वाली बात हो तो नहीं, शायद मेंबर वो- असेंबली बन जाएंगे, तो वो वजीर है, बन जाएंगे। वो जो है वो बड़ी बेहतर पोजीशन पे हाँ, आते हैं। तो ये एक और जो आमिर साहब ने बताया उलमा मशाइख वाली ना, मज़हर साहब तो हैं ही हैं। मज़हर साहब सबके ही फेवरेट हैं, रियासत के भी, हुकूमत के भी, सबके। एक इम्तियाज़ सदीकी साहब हैं बाहर से, इम्तियाज़ सदीकी साहब वो भी देखें ना जी थे, लेकिन वो भी यही वाला बेगम इम्तियाज़ नसीम साहिबा वाला काम ना उनके साथ भी हो जाए कि चूँकि मुश्ताक मिनार साहब नहीं जीत सके तो वो चूँकि बाग से प्राइम मिनिस्टर बनते बनते रह जाएं तो ये भी ना रह जाएं और इम्तियाज़ नसीम साहिबा भी ना रह जाएं, उनके नहीं, साथ दो भी- मखसूस नशिस्तें, एक मुश्ताक मुनासिब हार भी जाएं तो फिर दो मखसूस नशिस्तें भी दें, ऐसा तो हो नहीं नहीं, सकता। ये इम्तियाज़ सदीकी साहब भी ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरे साथ भी यही वादा हुआ हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। पर एक अच्छा और जी, बड़ी बात है कि ये जो तीन मेम्बरान असम्बली थी, सबिया सदीक साहबा, उनके साथ जो है वो बड़ा उन्होंने चढ़ोई से डायरेक्ट इलेक्शन लड़ा, वो बिल्कुल 100-200 के ऊपर आउट नहीं, उनका वोट इतना ही होना था। ठीक है, जितनी मैं कह रहा हूँ वो रहती नहीं, वो चढ़ोई रहती नहीं थी, वो रहती मीरपुर में कह थी। रहा हूँ कि उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उससे पहले भी वो पार्टी के वो जो यासीन के मुकाबले में वो टिकट के उम्मीदवार थे कि जो पार्टी सदर के जब मुझे टिकट दिया जाए। वोट इसी- 200 इस- इसी तरह जो है कौसर गिलानी साहिबा, क्या कहते हैं, मोहतरमा तकदीस गिलानी साहिबा बड़े कद काट की खातून थी, वजीर भी रही हैं और पहले भी हैं, तो वो भी जो है वो बहुत ही कम वोट ले सकी। इस तरह इम्तियाज़ नसीम साहिबा जो हैं वो रिज़ल्ट नहीं दे सकी। तो ये कोई वो सूरत हाल है कि मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि जो चारों पाँचों ख़वातीन थी, निसारा अब्बासी साहिबा और तकदीस गिलानी साहिबा, सबिया सदीक साहिबा और नबीला क्या कहते हैं अयूब साहिबा, कि ये हो सकता है कि सारी ख़वातीन के नए चेहरे ना आ जाए। शहजाद साहब, ये रिजल्ट की बात की, चौधरी शफकत साहब ने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। अब देखते हैं कि उनका क्या निकलता है, क्योंकि उन्होंने तो वहाँ से लतीफ़ अकबर साहब को। लतीफ़ अकबर साहब और उनका रिश्ता भी बड़ा करीबी है। बहुत शुक्रिया जनाब उज़र साहब, बहुत शुक्रिया अमर महबूब साहब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज हमने ज़िला हवेली और ज़िला बाग के 4 हलकों पे बात की, नताइज दिए हमने। आहिस्ता आहिस्ता नताइज आना बाकी हैं, अभी कुछ नताइज मुकम्मल रात 11-12 बजे तक होगी इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।